नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियां। आज घाना के लिए रवाना हुए पीएम मोदी कुल 5 देशों की करेंगे यात्रा। ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो को जाएंगे पीएम। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में आईजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। कोलकाता गैंगरेप केस 3 आरोपियों की स्टडी 8 जुलाई तक बढ़ी। 3 आरोपियों की कस्टडी 8 जुलाई तक बढ़ी। लॉ कॉलेज ने मनोजीत मिश्रा को नौकरी से निकाला। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का मिशन मजबूती। 15 अगस्त तक बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने का लक्ष्य। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास करेगी कांग्रेस। कोविड के बाद अचानक मौतों पर स्टडी। दावा वैक्सीन से इसका संबंध नहीं। 18 से 45 साल के लोगों पर हुई रिसर्च। और राजस्थान गुजरात में जून में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश। 15 राज्यों में कम बरसात। जुलाई में एमपी यूपी समेत 23 राज्यों में ज्यादा बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम से अहम खबर, जहां 3 और 4 जुलाई को होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल होंगे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि। लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण की भूमिका केंद्रित होगी। लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण की भूमिका केंद्रित होगा कार्यक्रम में शामिल होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में होगा कार्यक्रम। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। आपको बता दें, सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि मानसूनी बारिश के दौरान लोगों को असुविधाएं नहीं होनी चाहिए, इसलिए नालियों की सतत निगरानी और साफ सफाई कराई जाए। आवश्यकता अनुसार पंपिंग सेट्स का उपयोग कर जल भराव वाले स्थानों को सुविधाजनक बनाए रखा जाए। सीएम ने बारिश के दौरान पेयजल की शुद्धता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही संक्रामक बीमारियों से अलर्ट मोड पर रहकर निपटने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाले शिकायत पत्रों के त्वरित निस्तारण में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। अगली खबर बिहार से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सुल्तानगंज क्षेत्र में शराब माफिया लगातार सक्रिय है। आपको बता दें, श्रावणी मेले के नजदीक आते ही तस्करी की गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ इन पर लगाम लगाने में जुटा है। मंगलवार देर शाम सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जा गांव निवासी बिछो ताती के घर छापेमारी की, जहां से 118 बोतल बियर, 25 से अधिक बोतल अंग्रेजी शराब समेत विभिन्न ब्रांड की शराब जब्त की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खैरागढ़ से है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम खैरबना में बीते 26 जून को हुई महिला की हत्या मामले पर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। महिला की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका मोहिनी साहू अक्सर अपने पड़ोसी सबिता साहू को टो नहीं कहती थी। इससे सबिता नाराज रहती थी और अपमान समझकर उसने अपनी बेटी जसिका और भतीजे दीपेश के साथ मिलकर मोहिनी की हत्या कर दी। आरोपी छत के रास्ते मोहिनी के घर के अंदर पहुंचे और सोते समय रस्सी से गला घोट दिया। 26 को ये घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके हमने केस क्रैक कर दिया है। इसमें 3 आरोपी थे। नंबर 1 सविता साहू, नंबर 2 जशिका, उनकी जो बेटी थी, और तीसरा उनका भतीजा दीपेश। ये एक मर्डर प्लान था। उसका मोटिव जो अभी तक जो हमें मंशा जो है पता चली है, वो ये पता चली है कि जो मृतिका है वो इनको अक्यूज्ड को टोनई बुलाती थी, जो कि एक बहुत उनको अपमान लगा था। इसके लिए उन्होंने मौका देखा जिस दिन वो खेत नहीं गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से अगली अहम खबर है, जहां डिंडोरी जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया है। पिकअप सवार एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। पिकअप सवार स्कूली बच्चों सहित 10 लोग घायल भी हुए हैं। सहपुरा स्थित अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। सहपुरा थाना क्षेत्र के वड़खेरा गांव के पास यह हादसा देखने को मिला है।
पिकअप सवार स्कूली बच्चों सहित 10 लोग घायल हुए हैं। सहपुरा स्थित अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। और अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई में मकान टूटने के बाद बेघर हुई अनीसा बेगम ने अब पूर्व पार्षद ताहिर अली पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्ष 2018 में उसका मकान अतिक्रमण में टूट गया था। नगर निगम द्वारा उसे अस्थायी रूप से लेमा गार्डन के B2/5 क्वार्टर में रखा गया था, लेकिन आपको बता दें कुछ महीनों बाद ताहिर अली और उसके सहयोगियों ने क्वार्टर खाली करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि पार्षद ताहिर अली ने उसे क्वार्टर आवंटित कराने के नाम पर 50,000 रुपये मांगे और नगद पैसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। अब वो पूरी तरह से बेघर हो चुकी है और उसकी जमा पूंजी भी ठगी जा चुकी है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और अपनी रकम वापस दिलाने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। शुरू से हम यहीं रहे हैं और गुलशन बाबरा ने यहाँ से अतिक्रमण में मकान तोड़ दिए थे, तो हम लोग को गोहलपुर भेजा था नगर निगम की गाड़ी से। कुछ दिन रहे और ताहिर अली ने लड़के भेज के हमसे 50,000 रुपया ले लिया कि तुमसे कोई नहीं बोलेगा और तुम रहे यहाँ। किस संबंध में काय के लिए लिया था? मकान के मतलब तुमको यहाँ रहने मिल जाएगा, अतिक्रमण में आए हो तुम लोग, लेकिन पैसा लगेगा यहाँ 50 रुपये। हमको जब 50,000 रुपये जब दोगे तब यहाँ रहने मिलेगा। तो अभी तक तो बोलता रहा कि देंगे देंगे, अब बोलता है जो करते बने तो कर लो, हम नहीं देंगे। खबर रतलाम से है, जहां पुलिस ने रात को बेवजह सड़कों पर घूमते मिलने वालों के साथ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस गश्त के दौरान सड़कों पर इधर उधर आवागमन करने वालों से पूछताछ जारी है। जवाब से संतुष्ट न कर पाने वालों को हवालात में बंद कर आवश्यकता अनुसार जेल भी भेजा जा रहा है। बीती रात 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। शहर के अलग अलग थाना पुलिस ने बाद में पकड़े गए लोगों को जेल भेज दिया। करिए जिसके अंदर 22 लड़कों को पकड़ा है सर। देखिए, लगातार जो है शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभियान चल रहे हैं। इसी में जिन लोगों ने भी जो है पूर्व में अपराध किए थे, पुनः जो है सघन जो है रात में चेकिंग चलाएगी। लगभग 22 से ज़्यादा लोग जो है पुनः जो है अपराध जो है करने के तारतम्य जो है प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जो है पकड़े गए हैं। उनको जो है जेल दाखिल किया जा रहा है जुडिशियल रिमांड के तहत। तो प्रयास है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी के तहत जो है सख्त कार्रवाई जो है पूर्व के जो अपराधी हैं उनके ऊपर की जा रही है। तो ठीक है, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मैं सभी के सहयोग से अध्यक्ष बना हूं। बीजेपी में सभी कार्यकर्ता तय करते हैं और मुझे अध्यक्ष चुना गया है। हम सब मिलकर बीजेपी की नई परिभाषा लिखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रभक्तों की फौज खड़ी करती है। देश की आगामी धारा क्या हो, देश के लिए संकट क्या है, इस पर काम करती है। मध्य प्रदेश की ओर गंभीर भूमिका है। हम जो जीतते जा रहे हैं ये राष्ट्र की जीत है। वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के साथ सहानुभूति उन्होंने जताई। हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी से कुछ सीखे। उनके चयन में विवाद हो रहे हैं। चुनाव सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए जीतते, क्षेत्र के विकास के लिए हम जीतते हैं। वही है और अपने व्यापार व्यवसाय काम धंधे के साथ साथ एक आदर्श विधानसभा कैसे बनते हैं, एक आदर्श सांसद कैसे बनते हैं, हमारे दोनों निवृत्तमान अध्यक्ष जी से भी सीख सकते हैं और माननीय हेमंत जी से भी सीख सकते हैं। कोई भी चुनाव हो तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव ही आखिरी, इतनी ताकत से लगने की हमारी माननीय वी.डी. शर्मा जी ने आदत डाली। ऐसी आदत माननीय हेमंत जी की है कि हम चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव केवल कांग्रेस को हराने के लिए नहीं जीत रहे। कांग्रेस क्योंकि सामने है तो हारेगी, कांग्रेस नहीं हो जो होगा निर्वाचन में वो हारेगा। हमारा ये जो संगठन पर्व है उसका प्रदेश का आखिरी पड़ाव था
में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश का संगठन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष बीडी भाई साहब, हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे शिव प्रकाश जी, सभी के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने रोड सेफ्टी के सफाई कर्मियों को रौंदा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। हादसे में 3 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पर स्कूल के सामने की घटना बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे सभी घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। तेज रफ्तार कैंटर ने रोड सेफ्टी के सफाई कर्मियों को रौंदा है। हादसे में 3 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पर स्कूल के सामने की घटना। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर, जहां यूपी कांग्रेस कल लखनऊ कलेक्ट्रेट में देगी ज्ञापन। 5000 विद्यालयों के मर्ज पर ज्ञापन देगी। 3:30 बजे पदाधिकारी डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। सभी जिलों में भी ज्ञापन दिया जाएगा। 3 जुलाई को प्रदेश भर में होगा प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पकड़ रही है। सभी जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। 3:30 बजे पदाधिकारी डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां अखिलेश यादव का आजमगढ़ का कल दौरा रहेगा। सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सपा जिला कार्यालय में कल कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे लखनऊ अपने आवास से रवाना होंगे अखिलेश यादव। वहीं 12:30 बजे जिले के अनवरगंज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अनवरगंज स्थित कंधरापुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अनवरगंज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे आजमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां ट्रिपल सुसाइड केस में पुलिस ने की 2 गिरफ्तारियां। कारोबारी ने सल्फास गटक कर पत्नी व बेटी सहित दी थी जान। प्रताड़ना और धोखाधड़ी बनी आत्महत्या की वजह। तो पुलिस ने जानकारी दी है, प्रताड़ना और धोखाधड़ी बनी आत्महत्या की वजह। मृतक शोभित के भाई शरद ने दर्ज कराई थी एफआईआर। मृतक के बड़े साढ़ू विवेक व साली मुदिता पर दर्ज हुई एफआईआर। चौक कोतवाली में दर्ज एफआईआर में प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप है। प्रॉपर्टी पैसे के लिए शोभित पत्नी सुचिता को प्रताड़ित किया गया। ससुराल पक्षी की संपत्ति बेचने नेपाल गया था शोभित। रकम मांगने पर साढ़ू और साली ने कर दिया इनकार। लाखों के बैंक कर्ज में डूबे शोभित को चुकानी थी रकम। सुसाइड नोट में दोनों को ठहराया था मौत का जिम्मेदार। पुलिस ने विवेक सिद्धार्थ और मुदिता से पूछताछ की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, जहां बिजली विभाग की लापरवाही बनी है जानलेवा। करंट उतरने से एक युवक की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, भावपुर में झूलते तार से ट्रैक्टर में उतरा करंट। इस हादसे में 19 वर्षीय युवक योगेंद्र की मौत हुई है।
वहीं करंट में आए पिता की भी मौत हुई है। अस्पताल ले जाते समय पिता ने भी दम तोड़ा। साथ ही औरैया के ग्राम चिरूली गांव में खेतों से महज 5 फीट ऊपर झूलते दिखाई दे रहे हैं तार। 11,000 लाइन के तार, झूलते तारों से लोगों में डर व्याप्त है। अब तक कई किसान इन तारों से झुलस चुके हैं। ट्यूबवेल लाइन खतरा बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, पर विभाग अभी तक मौन है। लोगों ने पूछा, क्या किसी और की मौत का इंतजार हो रहा है? मीडिया में प्रसारित खबर कि खेत पर ट्रैक्टर से जुताई करते समय करंट लगने से किसान की मौत, इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 1 जुलाई 2025 को योगेंद्र कुमार उम्र 22 वर्ष, पुत्र ब्रिजेंद्र कुमार, निवासी ग्राम भावपुर, थाना कोतवाली, जनपद औरैया, समय पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे गांव के ही सुरेंद्र कुमार के खेत की अपने ट्रैक्टर से जुताई करने गए थे। बगल में मोहित अवस्थी, रोहित अवस्थी तथा सतीश अवस्थी पुत्र सूरज प्रसाद के खेतों में लगे कटीले तार को हटा रहे थे कि कटीले तार में आ रही करंट की चपेट में आ गए थे। घायलावस्था में परिजन जिला अस्पताल लेकर गए थे। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए औरैया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उमेश, आप विद्युत लाइन के 11,000 लाइन के तार जानलेवा बनते नजर आ रहे हैं। एक घटना में एक युवक 19 वर्षीय युवक की मौत हुई है, जबकि उसके पिता की भी मौत की खबर सामने आ रही है। दूसरी घटना चिरूली के सामने आई, जहां पर महज जमीन से 5 फीट ऊपर 11,000 लाइन के करंट के तार दौड़ रहे हैं। लोग और विभाग जो है और जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। उमेश, औरैया जनपद में बिजली विभाग के अधिकारी है पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें औरैया जनपद के भाऊपुर में, तो 11,000 की जो लाइन है उसमें करंट आने से 19 वर्षीय योगेंद्र पाल की मौत हो गई। मौत की खबर पर पहुंचे उनके पिता को भी करंट लग गया, जिससे वो झुलस गए। आनंद फानंद में ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनके पुत्र योगेश को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं औरैया जनपद से सटा एक गांव चिरूली है, जहां खेतों पर महज 5 फुट ऊपर 11,000 की लाइन दौड़ रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को करंट लग चुका है। लोग बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। 2 साल से यह समस्या बनी हुई। कई बार अधिकारियों को लिखित शिकायत की गई ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन बेलगाम जो अधिकारी हैं, बेपरवाह हैं, वो एक और बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बिजली विभाग बेलगाम हो चुका है, जो बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कई बार लिखित शिकायत के बाद भी आज तक उस जो लाइन है उसके जो सही या ऊंची कराने का काम नहीं किया गया है। लगातार के न्यूज प्रमुखता से बिजली विभाग की खबरें दिखा रहा है, जिसमें पुरानी कलेक्ट्रेट में जर्जर पोल के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। वहीं जनपद में जो चिरूली गांव है उसमें जो 11,000 की लाइन है वो जानलेवा बनी हुई है। महज 1-2 दिन में एक या 2 व्यक्ति चपेट में आ जाते हैं। खेत में काम करने गए किसानों को आए दिन करंट लगता रहता है, लेकिन कई बार शिकायत करने पर भी बिजली विभाग के अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो ना फोन से बात करते हैं और ना ही मामले को संज्ञान में लेते हैं। एक गांव की ऐसी समस्या नहीं है। आज कल जो 24 घंटे पहले भाऊपुर में एक जो 19 वर्षीय योगेंद्र पाल है, उसको बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो भारी पड़ गई। उमेश, जो ये 19 वर्षीय योगेंद्र है, इसके पिता की झुलसने वो भी झुलसे थे, उनकी हालत कैसी है? पुत्र की जो करंट लगने की खबर पर पहुंचे ब्रिजेंद्र पाल को भी, जैसे वो पुत्र को करंट लगने की खबर पर पहुंचे तो उन्हें भी करंट का सामना करना पड़ा। 11,000 की लाइन उनके ट्रैक्टर से छूट गई और ट्रैक्टर चला रहा पुत्र झुलस गया और पुत्र को बचाने के चक्कर में पिता भी झुलस गया। इतने बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की काम आई है। सरकार प्रतिवर्ष प्रत्येक जनपद को करोड़ों रुपए मरम्मत के लिए देती है, लेकिन इन अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार और अधिकारियों से बंदर बांट कर लिया जाता है। वहीं हाल में अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें एक 5 MBA का ट्रांसफर
उमेश फार्मर उमेश है, उमेश उसको- मेरा सवाल फिर वही है, योगेंद्र जो जिसकी मौत हुई है उसके पिता की हालत अभी कैसी है? पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अभी सामान्य बनी हुई है। ठीक है उमेश, लेकिन बहुत जो बहुत बहुत स्थिति- शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप 19 वर्षीय योगेंद्र जो है वो करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हुई है, जबकि उसके पिता को गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत सामान्य बनी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने अफसरों को जारी किए हैं जरूरी दिशा निर्देश। कांवड़ यात्रा के मार्गों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर पुलिस तैनाती पर जोर है। कांवड़ियों को जिले की सीमा में नहीं हो रही कोई असुविधा, ये डीएम ने निर्देश दिए। दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर पुलिस की तैनाती हो। तो हापुड़ से अहम खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम ने अफसरों को जारी किए हैं जरूरी दिशा निर्देश। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, जहां दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया। छात्रों पर बाइक सवारों ने चलाई गोलियां। सदर कोतवाली के पास छात्रों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। बेखौफ बदमाश गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो गए। लाइब्रेरी से लौटने के दौरान यह हमला हुआ है। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। कोतवाली के पास फायरिंग से गिरा पुलिस का इकबाल। तो पुलिस का जो इकबाल है वो नजर नहीं आया है। नगर क्षेत्र में वारदातों से आम जन में खौफ का माहौल बना हुआ है। औरैया से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज दिनांक 2 जुलाई 2025 को समय अपराह्न 3:15 बजे प्रभारी निरीक्षक औरैया को जरिए कंट्रोल रूम सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहल्ला ब्रह्मनगर में फायरिंग की घटना हुई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि इस सूचना पर तत्काल एसएचओ कोतवाली औरैया मैं फोर्स तथा मैं सीओ सदर मौके पर पहुंच गया था। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि गौरैया तालाब स्थित जीवा जिम में आयुष चतुर्वेदी पुत्र सुधीर उम्र 19 वर्ष निवासी मोहल्ला सतेश्वर पीएस कोतवाली औरैया तथा इनका दोस्त उत्कर्ष शुक्ला उम्र 20 वर्ष निवासी बघा कटरा पीएस कोतवाली औरैया तथा वैभव चौबे पुत्र गुड्डू चौबे निवासी लखन बाटिका औरैया, साहिल दुबे पुत्र मुकेश दुबे उम्र 20 वर्ष निवासी बघा कटरा कोतवाली औरैया तथा अनुज दीक्षित पुत्र राधे दीक्षित निवासी नवली थाना कोतवाली औरैया के मध्य रास्ते में साइड देने को लेकर हुटिंग हुई थी। और अगली अहम खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको दिखाने इस वक्त की अहम खबर फर्रुखाबाद से। डीपीएस आईसी में हुआ पौधारोपण। फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी। प्रबंधक सर्वेश सिंह कटियार ने किया डीएम का स्वागत। प्रधानाचार्य सी ओम द्विवेदी ने जताया आभार। तो प्रधान सर्वेश कुमार व दुर्गा वाहिनी की विधि सिंह रही मौजूद। विहिप के श्याम मोहन तिवारी व अभिषेक साख ने रोपा पौधा। वन अधिकारी की मौजूदगी में फ्रेंड क्लब ने पौधारोपण किया। यह अहम खबर आपको फर्रुखाबाद से दिखाना है। प्रभागीय निदेशक की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। विहिप के श्याम मोहन तिवारी व अभिषेक साख ने रोपा पौधा। वन अधिकारी की मौजूदगी में फ्रेंड्स क्लब ने किया पौधारोपण। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, जहां मखनपुर गांव हादसे में 13 वर्षीय छात्र की मौत हुई है। बस से कुचलकर रोहित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। बाबा को खाना देकर लौटते समय हादसा हुआ है। साइकिल सवार साथी गुलशन बाल बाल बचा है। बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हुआ है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने फफूंद दिव्यापुर मार्ग को जाम किया। एसडीएम राकेश सिंह सीओ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का भरोसा दिलाकर समाप्त कराया जाम। टूटा बिजली का खंभा बना हादसे की वजह। टूटा बिजली का खंभा हादसे की वजह बना है। कक्षा 8 का छात्र था मृतक। घटना के बाद परिजन बेहाल नजर आ रहे हैं। एडीएम के निर्देश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। औरैया के माखनपुर गांव में अपने बाबा को खाना देकर लौट रहे 13 वर्षीय रोहित की बस से कुचलकर मौत हो गई।
साइकिल पर 7 सवार गुलशन बाल बाल बचा है, जबकि बस चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भपून दिव्यापुर मार्ग में जाम लगाया। एसडीएम राकेश सिंह व सीओ अजीत मल के आश्वासन के बाद घंटों के बाद जाम खोला गया। और अगली खबर रायबरेली से, जहां वज्रपात से महिला व 40 बकरियों की मौत हुई है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गदागंज थाना क्षेत्र के पूरे सरवरिया गांव का यह पूरा मामला है। महिला सहित 40 बकरियों की मौत हुई है। वज्रपात से यह बड़ी घटना सामने आई है। महिला सहित 40 बकरियां मौत के आगोश में समा गई। तो महिला सहित 40 बकरियों की मौत हुई है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। लखनऊ के कैसरबाग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के 50,000 सरकारी स्कूलों के विलय फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार सरकारी क्षेत्र का निजीकरण अमीरों के हित में कर रही है और गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का निकटतम स्कूलों से विलय कर दिया कर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर की जाएगी। बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और विरोध जारी रखे हुए है। किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये देश के उन तमाम बच्चों का है जो इस देश का भविष्य है। ये सरकार, इस पूरी सरकार में बेपढ़े लिखे जाहिल लोग हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चा पढ़े लिख गया तो सवाल करेगा तो सरकार घेरे में आएगी। आप सरकार का कहना है कि हम किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करें बल्कि उनकी मर्जी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अभी आम आदमी पार्टी ने करीबन 2 साल पहले एक सर्वे कराया था जिसमें बेसिक स्कूलों पे हम लोगों ने जाके सर्वे किया था। स्कूलों की ऐसी हालत थी कि हमारे बच्चों की वहाँ जाने जा रही थी। अगर आपको बच्चों को भला करना है तो आप इन स्कूलों को अच्छा करिए, इन स्कूलों की नींव मजबूत करिए, अच्छे शिक्षक लेकर आइए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 76वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में रहकर पार्टी ने हर चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हर जिले में संगठन को मजबूत करने का कार्य चल रहा है। 76वीं जन्म जयंती है और प्रतिवर्ष इस अवसर पर हमारी पार्टी का सालाना बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें प्रदेश के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम शुभचिंतक आते हैं और सामूहिक रूप से हम सब डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उसी प्रकार आज भी जन स्वाभिमान दिवस के आयोजन के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारी पार्टी के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। आप देख रहे हैं कि हॉल के अंदर जितनी भीड़ है उसकी कई गुना भीड़ हॉल के बाहर है। तो सभी लोगों की डॉक्टर साहब के प्रति अपार श्रद्धा है उसको व्यक्त करने के लिए और उन्होंने जो हमें सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया है उस पर आगे बढ़ने का संकल्प लेने के लिए सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसे गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सरकार से गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं के हित में इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग बुलंद की है। बसपा सुप्रीमो ने सरकार को इस मुद्दे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की सलाह दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्ता में वापस आने पर बसपा इस फैसले को रद्द कर पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। आप नेतृत्व के आह्वान पर आज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने परिषदीय विद्यालयों को मर्जर के शासनादेश के विरोध में प्रदर्शन किया है। आप नेताओं ने सरकार के फैसले
शिक्षा विरोधी बताया। कहा कि इस फैसले से भाजपा सरकार गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश साकार करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी ने बिना सोचे समझे शासनादेश लागू किया है, जिससे आरटीई कानून दरकिनार होगा। आप नेताओं ने दावा किया कि योगी सरकार एक तरफ विद्यालय बंद करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ मधुशालाओं में वृद्धि कर रही है। आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो बंद कर रही है, हमारे जो छोटे बच्चों के स्कूल है वो लगातार बंद कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 26,000 स्कूल बंद कर दिए हैं और आगे 27,000 स्कूल बंद करने की योजना है। साहब, आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? क्या कारण है? आप तर्क दे रहे हैं कि बच्चे कम आ रहे हैं, हम इस वजह से बंद कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं मर्ज कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कभी नहीं कहा बंद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे शिक्षा से संबंधित अपने राज्यपाल जी को, आनंदीबेन जी को ज्ञापन देने आई हूँ, क्योंकि जो ये हमारी डबल इंजन की सरकार है वो हमारे सारे शिक्षा विभाग से संबंधित सारे परिषद स्कूल बंद कर रही है। मर्जर के नाम पे ये बंदी चल रही है। क्यों? इस शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है कि बच्चों तक ना पहुंचे, जबकि इनका फोकस होना चाहिए बच्चों के भविष्य को बढ़ाना, बल्कि इनका उद्देश्य है मधुशाला को बढ़ाना। आज हम लोग महामहिम को ज्ञापन देने आए हैं। जो शिक्षा जगत में एक बहुत शर्मसार घटना हो रही है, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, लगभग आप देख रहे होंगे आए दिन ये आ रहा है, पेपरों में भी आ रहा है कि 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा के लिए सरकार कहती है कि हम कई योजनाएं चला रहे हैं, कितनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट पास कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर बजट के दिखावे के लिए सिर्फ यहाँ स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से खबर है, जहां कानपुर चिड़ियाघर से दर्शकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च पशु संस्थान भोपाल से 12 जानवरों की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद चिड़ियाघर के डायरेक्टर महावीर कौजालगी ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के साथ बैठक कर चिड़ियाघर खोले जाने के संबंध में एक रिपोर्ट मुख्यालय भेजी है। बताया जा रहा है कि मुख्यालय से संस्तुति मिलने की पर्यटकों के लिए चिड़ियाघर खोल दिया जाएगा। जैसे ही संस्तुति मिलती है वैसे ही चिड़ियाघर खोल दिया जाएगा। आपको बता दें गोरखपुर से इलाज के लिए कानपुर जू लाए गए शेर, पटौदी और मोर में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे, तभी से बर्ड फ्लू संक्रमण के एहतियातन 13 मई से चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए बंद है। देखिए, जब से जू में बर्ड फ्लू का पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, वह 14 मई को लिया हुआ सैंपल था। 16 मई को रिपोर्ट आया था कि ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद लगातार 4 रिपोर्ट्स यहाँ सैम्पलिंग किए गए, 4 रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुके हैं। परंतु एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है जू को पुनः ओपन करने के संबंध में, ऐसे बर्ड फ्लू आउटब्रेक होने के बाद। तो वो ये कहता है कि 15 दिन के अंतराल में लिए हुए 2 सक्सेसिव सैंपल नेगेटिव ऋणात्मक आने के बाद जू खोले जा सकते हैं सक्षम स्तर की अनुमति के उपरांत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर यूपी की बदहाल प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के विरोध में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जिला इकाई कई दिनों से राज्यव्यापी आंदोलन के आह्वान को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी थी। जिलाध्यक्ष निमित यादव ने आरोप लगाया कि वंचित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकार मर्जर व्यवस्था लागू कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र की नई बस्ती में 24 वर्षीय विवाहिता सबीला ने घरेलू विवाद से परेशान होकर टॉयलेट क्लीनर पी लिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजन उसे दोबारा एटा लाए और वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। पति तौफीक के अनुसार मामले कहासुनी के बाद सबीला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और टॉयलेट क्लीनर पी लिया। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में बुधवार को लिफ्ट अचानक बंद हो गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार और सामाजिक वानिकी विभाग के डीएफओ भारत कुमार समेत 10 लोग फंस गए।
अधिकारी अस्पताल निरीक्षण के लिए आए थे। करीब 20 मिनट तक फंसे लोगों को अस्पताल के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि लिफ्ट पहले भी खराब चल रही थी और 10 दिन पहले मरम्मत के बाद ही फिर से खराब हो गई। घटना के बाद लिफ्ट को कर दिया गया है और तकनीशियन को बुलाकर जांच शुरू कर दी गई। अधिकारी इस खराबी पर नाराज हैं और तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां चौंका देने वाला मामला सामने आया है। समाज में फैले अंधविश्वास की वजह से एक मासूम बेटी को अपनी मां की जान बचाने के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलकर थाने तक जाना पड़ा। आपको बता दें कि मामला ये दुंदी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की चाची और गांव के कुछ पटीदारों ने अंधविश्वास के चलते उसकी मां को डायन बता दिया। इसके बाद से महिला को लगातार गालियां दी जा रही थी, पीटा जा रहा था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जब बेटी ने अपनी मां के सम्मान के लिए आवाज़ उठाई तो उसे भी निशाना बनाया गया। मां पर हो रहे अत्याचार से आहत बच्ची ने बिना किसी को बताए 13 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर दुंदी कोतवाली पहुंचने का साहसिक निर्णय लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 1/7 को सायं 7 बजे के आसपास निर्मला पुत्री नंद कुमार उम्र 13 वर्ष ने थाना दुद्दी पे आके प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी विपक्षी ने उसकी मां को डायन कहते हुए उसके एवं उसकी मां के साथ मारपीट की। हमार माई के डायन बोललन और निकलवा बोललन, हमरा मारत रहन तीनों के झोटा पकड़ के हमार माई के हमरा हमार दीदी के। तो हम यहाँ दौड़ते आए थे पैदल और यहाँ से फिर वहाँ गए थे घर में ढोक के मारता है, डाइन कहता है और ऐसा के छेड़े मुँह तो कहता तुम काम के मुँह आयो अति करो। काल भी धोखा 3 बार हो गया सर, करना अति करेंगे। बहुत मारता है, काल ऐसे पटक पटक मारा, सब मुड़ी रख दिया लड़का के हमारा पटक पटक घर में भीतर ढुक गया। फिर ओकर बाद फिर ईटा चलाया, पखल चलाया। बेंगलुरु से बरेली जा रही इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E941 में सफ़र कर रही एक 2 वर्षीय बच्ची के लिए पीलीभीत के डॉक्टर नुरुल कमर मलिक भगवान साबित हुए। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद सीट नंबर 10F पर बैठी बच्ची के गले में अचानक बिस्किट फंस गया। इससे मासूम हवाई यात्री की श्वास नली चोक होने से सांसें थमने का दौरा पड़ता दिखाई दिया। परिजनों ने जानकारी पाकर क्रू मेंबर ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट सुनकर फ्लाइट में मौजूद पीलीभीत के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नुरुल कमर मलिक ने आगे बढ़कर बच्ची की सांस नली को सामान्य कर दौरे की स्थिति से निजात दिलाई। कुछ मिनट बीतते ही बच्ची को होश आने पर परिजनों सहित अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि डॉक्टर नुरुल ने हाल ही में DM कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की है। इन दिनों वो पीलीभीत व बरेली में हृदय रोगियों की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जिला महिला अस्पताल में भी इंटर्नशिप करते हुए चिकित्सा संबंधित व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। बरेली फ्लाइट से आ रहा था तो आफ्टर 1 घंटे के बाद में क्या नाम संबन क्या लेडीज क्राई किए क्या नाम है संबन हेल्प। तो क्रू मेंबर भागे क्या नाम है एनीवन डॉक्टर इज देयर, एनी डॉक्टर इज देयर। तो फिर मैं क्या नाम है खड़ा हो गया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ, DM गया हूँ। तो फिर मैंने बेबी को लिया। बेबी दैट टाइम में चोकिंग था, चोकिंग हो गया था उसको, तो क्या नाम है नीला पड़ गया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने चोकिंग को रिमूव करा, बच्चे को सीजर आ गया था उसी टाइम। एक्चुअली बेबी बिस्किट खा रहा था, तो वो इंसिडेंट उसको सीजर हो गया। तो ये मुझे पता नहीं कि सीजर साथ पहले हुआ या चोकिंग पहले हुआ। तो उसके बाद वो जब निकालने के बाद तो क्या नाम उसको तो बच्चा होश में आ गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ये कहावत चरितार्थ होती है बाराबंकी जनपद न्यायालय में तैनात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज कृष्णचंद्र सिंह और उनकी पुत्री कृष्णप्रिया सिंह पर।
जनपद की इस युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी ने 8वें एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीतकर न सिर्फ परिवार का बल्कि जनपद का मान भी बढ़ाया है। जनपद की युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी कृष्णा प्रिया सिंह ने नेपाल के पोखरा में आयोजित 8वें एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीतकर जनपद का गौरव बढ़ाया है। यह चैंपियनशिप 27 से 29 जून तक आयोजित हुई। कृष्णा प्रिया की इस सफलता से जहां जनपद में खुशी है, वहीं उनके माता पिता ने अपार खुशी व्यक्त करते हुए मुंह मीठा कराए एवं शुभाशीष दिया। के न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए अपनी इस प्रभावशाली सफलता का श्रेय कृष्णा प्रिया ने अपने दिवंगत कोच विजेंद्र धानुक, अपनी माता डॉक्टर सुमन सिंह और अपने पिता को दिया। कृष्णा प्रिया अपने कोच को याद कर भावुक उठी और कहा कि ये दुखद है कि उनकी सफलता देखने के लिए आज उनके कोच जीवित नहीं हैं। दरअसल ताइक्वांडो कोच विजेंद्र धानु की हाल ही में एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। नेपाल पोखरा जी, तो हमारी प्रतियोगिता जो थी इट वाज इन नेपाल पोखरा एंड वहाँ पर इंटरनेशनल 8th एशियन कप था। वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तो हमारी एकेडमी ने इनरोल किया था। वहाँ से 7 बच्चे चुने गए थे, उनमें से 3 लड़कियाँ थीं, उनमें से 1 हम थे। और वहाँ जाने के बाद वेट कैटेगरी डिसाइड होना और हमारे मैचेस 3 राउंड में हुए थे। मेरा पहला मैच नेपाल से ही था और उसको मैंने जीता। उसके बाद मेरा मैच भूटान से था, आई ऑल्सो वन दैट, एंड माई लास्ट मैच वॉज विद साउथ कोरिया विच आई सैडली लॉस्ट with the score of 3-4, and after that I bagged a silver medal. अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया कि उत्तराखंड तेजी से फार्मा हब के रूप में उभर रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कलानी ने कहा कि प्रदेश की फार्मा कंपनियां गुणवत्तापूर्ण दवाएं बना रही हैं, जिन्हें विश्व के कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। आरोप लगाया कि कुछ बाहरी राज्यों के लोग प्रदेश की छवि खराब करने के लिए नकली दवाएं बनाकर स्थानीय कंपनियों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि नकली दवाएं और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी दवाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए लोगों को यह अंतर समझना चाहिए। मैक्सिमम 55 फैक्ट्रीज हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज इंडिया में सिलाकुई में है। 55 फैक्ट्री में से पहले 4 साल में ही 2007 तक की सारी फैक्ट्रियाँ WHO GMP करा चुके थे हम। ये सारी जो चक्कर जो आ रहा है, ये कुछ फैक्ट्रियाँ गंदगी करके 1-2 फैक्ट्री के चक्कर में ये गंदगी आती है। सिलाकुई में वो वही, और मेन बार वाली यूनिट का नाम सिलाकुई का आया। एक जैसे कूपर फार्मा का जो हमने क्लियर किया, नाम कूपर फार्मा का और सिलाकुई का लिखा हुआ है, और वो कंपनी आगरा में माल बना रही है, हमारे नाम से बना रही है। बिहार में था एक, आगरा में दूसरी थी, वो बिहार में माल बना रही है। हरिद्वार के शाहपुर शीतला खेड़ा में सरकारी परिवार कल्याण उपकेंद्र को बिना अनुमति तोड़ने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के निर्देश पर पुलिस ने थाना पथरी में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। द्वारा अवगत कराया गया था कि ये सब सेंटर जो है इसको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें पहले भी पूर्व में भी ANM द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था पुलिस विभाग में, और पुनः जो एप्लीकेशन दिया गया उसके पश्चात जो एक FIR रजिस्टर की है, उसके बाद जो आयोग हैं उनके द्वारा कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ऐसे कोई नोट्स होता है कि यदि कोई बिल्डिंग गांव में कब पुरानी हो जाती है तो क्या उसको वर्तमान में पूरी प्रैक्टिस में उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्या कोई ऐसा नियम? देखिए, कोई भी सरकारी बिल्डिंग जो है उसमें एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें जनरली जो है एक्सीएन PWD या कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का व्यक्ति रहता है, जो बताते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ध्वस्त की जानी योग्य है कि नहीं है, या उपयोग में लाई जा सकती है, और उस रिपोर्ट के अनुसार ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाए। अगली खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने LUCC चिटफंड कंपनी द्वारा राज्य के लोगों से 800 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार होने के मामले में सुनवाई की है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने CBI अधिवक्ता से राय मांगते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद करना तय किया है।
के जो LUCC नामक एक सोसाइटी जिसने उत्तराखंड में लगभग, अब मुझे कहना चाहिए 800 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो चुका है, जिसे कहना चाहिए, वो पैसा लेके जो है, और यहाँ के जो निवेशक थे जिनको उन्होंने एजेंट भी बनाया, उन लोगों के भी साथ फ्रॉड करके वो जा चुके हैं। और ये आज माननीय न्यायालय द्वारा जो IO थे, कंसर्न IO थे, उनको बुलाया था और माननीय न्यायालय के समक्ष जो IO द्वारा ये कहा गया कि जो मेन मुलजिम है समीर अग्रवाल, वो दुबई जा चुके हैं और दुबई के बाद भी वो सेंट क्रिस्टोफर और क्या है नेविस, जमैकन आयरलैंड है, वहाँ पर हैं वो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां सोशल मीडिया पर एक शादी समारोह में हॉर्स फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में शादी समारोह में शामिल एक युवक बेखौफ होकर हवा में फायर झोंकता दिखाई दे रहा है। जानकार वीडियो को कुछ दिन पहले का बता रहे हैं। वायरल वीडियो का SSP ने संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच के आदेश दिए जा चुके हैं। लक्सर में हर्ष फायरिंग का मामला जो आपके द्वारा मुझे अभी बताया गया है, मैं इसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभी CO लक्सर से इस संबंध में एक आख्या मंगा रहा हूं। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसमें जो भी तत्काल वैधानिक कार्रवाई हो अमल में लाई जाएगी। पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र में रहने वाले फल कारोबारियों ने श्रमदान करते हुए आज नैनीताल और आसपास इलाकों में सफाई अभियान चला है। सफाई अभियान की अगुवाई यूनियन के अध्यक्ष जमीर अहमद ने किया। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े फल दुकानदारों के साथ मिलकर सफाई से निकलने वाला कूड़ा पालिका वाहन में भरवाकर डंपिंग जोन भिजवाया। देखिए, नैनीताल को चाहने वाला है, उसको चाहिए झील है तो हमें आने वाले बच्चों के लिए झील सफा होगी तो वो भी भविष्य उनका अच्छा होगा। हम ये चाहते हैं कि हर नागरिक को ये झील की सफाई करना चाहिए। हमने ये अभियान चलाया है, ये हमारा 2-3 महीने चलेगा। हर बुधवार को हम ये सफाई अभियान चलाएंगे। हम रेडी पटरी हॉकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। ये तमाम रेडी पटरी वालों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग झील की सफाई करेंगे, तो इससे जो है आम जनता को भी सहयोग मिलेगा। और हम चाहते हैं, हम संदेश देना चाहते हैं कि आम जनता भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। पचवादून के चारों विकास खंडों विकासनगर, कालसी और सहसपुर में पंचायत चुनाव को लेकर आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले ही दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन फार्म जमा किए, जबकि अन्य दावेदार फार्म लेकर आगे नामांकन की तैयारी में जुटे हैं। इस बार सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है जो मौसम को लेकर है, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है, तो बरसात के मौसम में रास्ते बंद हो जाते हैं और अगर थोड़ी सी भी कहीं चूक हुई तो कहीं मतदान से हम वंचित न रह जाएं, इस बात का हमें थोड़ा सा डर है। क्षेत्र के क्या मुख्य मुद्दे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे हमेशा से विकास के रहे हैं, जैसे कि हमारा गौना नदी का पुल है और भिन्नार क्षेत्र की सड़कों के मुद्दे हैं, और जो कुछ जगह जहाँ पर नालियाँ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी ठप पड़ी है। भिन्नार क्षेत्र के अंदर पूरी सड़क की पूरी खस्ता हालत है। मुद्दे हैं और क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ग्राम पंचायत जमनीपुर से प्रधान पद का प्रत्याशी हिमांशु गौड़ हूँ। चुनाव में मुद्दे बहुत हैं, मगर मुद्दों से पहले तो चुनौती सामने आ रही है। एक बरसात में जो चुनाव हो रहा है, पूरे दिन में 2-2, 3-3 घंटे बारिश में खराब हो जाते हैं। वोट प्रतिशत घटने की सबसे बड़ी संभावना हमें लग रही है, डर खा रहा है हमें। वोट जो बाहर पड़े हैं लोग, वो उनको लाने की बहुत बड़ी समस्या है। और किसान लोग जो हैं इस वक्त धान की उगाई चल रही है। क्या कुछ है और क्या? हमारे यहाँ ठीक सुबह 8 बजे से इस विकास खंड में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और पूरी प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। हमारे विकास खंड विकासनगर के अंदर 567 यहाँ पर सीटें हैं। इसके अलावा 53 ग्राम प्रधान की हैं और 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीटें हैं। उसके सापेक्ष आज पहला दिन था। सुबह 8 बजे से यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चली, जिसमें हमारे यहाँ ग्राम प्रधान के 23 और सदस्य ग्राम पंचायत के 23 और 19 ग्राम प्रधान के और 6 सदस्य क्षेत्र पंचायत के ओवरऑल 48 नामांकन पत्र आज हमारे यहाँ दाखिल हो चुके हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, पूर्व MLC सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर CBI की रेड पड़ी है।
ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता में घूसखोरी का सामने आया मामला। सीबीआई ने बीजेपी की पूर्व एमएलसी सरोजनी की बेटी पर दर्ज किया मामला। भ्रष्टाचार के मामले में शिवानी अग्रवाल पर दर्ज किया गया केस। तो मेरठ से अहम खबर, पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज की मान्यता में घूसखोरी का मामला सामने आया। सीबीआई ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी सरोजनी की बेटी पर दर्ज किया केस। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में शिवानी अग्रवाल पर केस दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से अहम खबर, पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई की रेड पड़ी है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता में घूसखोरी का मामला सामने आया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर, सीबीआई ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी सरोजनी की बेटी पर दर्ज किया केस। भ्रष्टाचार के मामले में शिवानी अग्रवाल पर दर्ज किया गया है केस। राजू शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, भ्रष्टाचार के मामले में शिवानी अग्रवाल पर केस दर्ज किया गया है और इस दौरान सीबीआई की रेड पड़ी है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि भाजपा की पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल का मेरठ के खरगोदा में मेडिकल कॉलेज है। एनसीआर नाम से सपा सरकार के दौरान इस मेडिकल कॉलेज को बनाया गया था और तब सरोजनी अग्रवाल सपा सरकार से एमएलसी थी। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा ज्वाइन कर ली थी और फिर एमएलसी बनी। अब कल देर शाम सीबीआई की जो रेड थी वो सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर पड़ी और तकरीबन 6 घंटे जो छापेमारी का सिलसिला था वो चलता रहा। कल तकरीबन देर रात 11 बजे के आसपास सीबीआई की टीम कई अहम दस्तावेज कब्जे में लेकर चली गई थी। आज इस मामले में मेडिकल कॉलेज की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, माफ कीजिएगा, मेडिकल कॉलेज की जो शिवानी अग्रवाल है मालिक, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिवानी अग्रवाल एमएलसी सरोजनी अग्रवाल की बेटी है और आरोप लगे हैं कि मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता है वो घूसखोरी के आधार पर ली गई थी। साथ ही कई भ्रष्टाचार के मामले भी निकलकर सामने आए हैं। ये भी बात निकलकर आई है कि अनुकूल मान्यता रिपोर्ट के लिए प्रोक्सी फैकल्टी वहां पर तैनात किया गया और काल्पनिक रोगियों का प्रवेश और फैकल्टी में इलाज दिखाया गया। इसी आधार पर शिकायत की गई थी मेडिकल कॉलेज की, जिसके आधार पर सीबीआई ने छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज कब्जे में लेने के बाद आज मुकदमा दर्ज किया गया है एमएलसी की बेटी शिवानी अग्रवाल पर। पूरे मामले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जब हमने बात करने का प्रयास किया सरोजनी अग्रवाल से तो वो जवाब देने से बचते रही। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीबीआई पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्कुल राजू शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा की पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई की रेड पड़ी। मेडिकल कॉलेज की मान्यता में घूसखोरी का मामला सामने आया। इसको लेकर अब मामला भी दर्ज किया गया है। सरोजनी अग्रवाल की बेटी पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।